हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा शुरू कर रहे हैं जीएसटी की। आज ही खत्म करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा मुझे लगता है, लेकिन आज कल खत्म करके केस स्टडी तुरंत स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो मैंने दो टॉपिक इस बार छोड़ दिए हैं, एक मेल ऑर्डर हाउस और दूसरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अगर किसी भी स्कूल में कराए हैं तो बताओ, कल वो करा देंगे। मेल ऑर्डर हाउस आना है? आना है? क्योंकि शक्ल का देख रहे हो एक दूसरे की। आना है तो आना है, करा देंगे। और बताओ, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, बस एक ही चीज कटवाई है। ठीक है जी। तो कल उसका नंबर लगा देते हैं। मेरे को लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने कराया नहीं होगा, तो मैंने इसकी वजह से आज उसको टारगेट में नहीं रखा। आज जीएसटी खत्म कर देते हैं। लेकिन वो पिछली बार, लेकिन जीएसटी की थ्योरी समझाने के लिए मैंने 3 दिन लिए थे। आज बेटा ये 22-23 मिनट जो मेरे पास है, आज इतने में ही खत्म करूंगा। प्लीज सामने देखना, थोड़ा सा स्पीड पर चलूंगा। बेटा, पुराने टाइम में कभी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, लेकिन मैं थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में जाऊं तो कभी बेटा सेल्स टैक्स हुआ करता था, इसकी जगह पे वैट आया, इसकी जगह पे जीएसटी आया। मैं एक स्पेसिफाइड एग्जांपल से आपको ये सब चीजें समझाता था। अब बेटा मैं वो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो आधे पौने घंटे का एक ही एग्जांपल है। ठीक है जी, 2 दिन खा जाएगा ऐसे ही। ठीक है, मैं सब बात बता रहा हूँ आपको। बेटा सेल्स टैक्स में ना, टैक्स के ऊपर टैक्स हुआ करता था। आप याद करो, मैं हमेशा ऐसे समझाता हूँ। सेल्स टैक्स में टैक्स के ऊपर टैक्स हुआ करता था। और जब टैक्स के ऊपर सरकार टैक्स लेती है ना, इसे हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट। बेटा ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म करने के लिए वैट आया था। बट बेटा वैट में भी एक परेशानी थी। वैट लगाता कौन था बेटा? वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। अब बेटा 29 स्टेट, तो 29 गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैट लगाया करती थी। इसकी वजह से ना बेटा यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं हो पा रही थी। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट अलग अलग आइटम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रही है, अलग अलग टैक्स लगा रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट अलग लगा रही है, यूपी गवर्नमेंट अलग लगा रही है। और आपको पता ही है बेटा, मैंने ये बात बोली भी थी कि यूपी के सिटीजन्स ज्यादातर केस में अगर व्हीकल खरीदना होता था तो हम हरियाणा से खरीदते थे। और पुराने अपने घरों में खड़ी हुई गाड़ियां देख लो बेटा, या तो एचआर नंबर है या बेटा यूके नंबर है। कारण क्या ऐसा? क्योंकि बेटा हमारी यूपी गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल पर, व्हीकल पर 18% वैट लिया करती थी। केशव भाई, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे दो। और हरियाणा गवर्नमेंट 5%। 13% टैक्स में बचेगा। अगर 6 लाख की गाड़ी है तो भैया 80,000 रुपए बच जाते थे। तो ये हालात थे कि कोई भी गाड़ी यूपी से खरीद के राजी नहीं था। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी बेटा, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग आइटम पे अलग अलग वैट रेट फिक्स कर देती थी। बेटा जब जीएसटी लाना था तो सबसे पहला लॉजिक जीएसटी को लाने का यही था कि हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, पूरे इंडिया में एक जैसा ही सिस्टम, एक जैसा कल्चर चाहते हैं। दूसरी बात, जीएसटी जब लाना था बेटा तो बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करना था। आपको पता है जीएसटी की थीम लाइन, टैग लाइन क्या थी? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है जी, देश एक है, टैक्स एक होना चाहिए। बेटा 17 टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ऐसे जिनको बेटा सबस्यूम कर दिया गया, जीएसटी में खत्म कर दिया गया। 17 तो नहीं मैंने आपको लेकिन कहा था 5 के नाम जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले वैट खत्म हुआ तो जीएसटी आया। सर्विस टैक्स खत्म हुआ तो जीएसटी आया। एक्साइज ड्यूटी खत्म हुआ तो जीएसटी आया। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। पहले बेटा आप होटल्स में खाना खाते थे, होटल्स में स्टे करते थे, लग्जरी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी, मूवी देखने जाते थे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ठीक है, क्रिस्टल वर्ल्ड जाते थे, किसी भी अम्यूजमेंट पार्क जाते थे, आप टैक्स देते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सब खत्म हो गए बेटा। मैं 17 के नाम याद नहीं करा रहा हूँ, 5 टैक्सेस के नाम लेकिन पता होने चाहिए जो खत्म होकर जीएसटी बना। ठीक है जी, याद आ रही है बातें पक्का से? बेटा जीएसटी में टोटल 5 तरीके के टैक्स रेट हैं। 0, 5, 12, 18 और 28। याद है आपको बात की? जीएसटी में टोटल 5 टैक्स रेट है रौनक, सामने देख ले। 0, 5, 12, 18, 28। सबका अपना अपना लॉजिक है। मैंने लॉजिक भी बताने की कोशिश की हुई है आपको। बेटा जो खाने पीने की चीजें हैं लेकिन नॉन ब्रांडेड है, खुली मिल जाती हैं,
उनके ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। सरकार कहती है खाने पीने की चीजों पे थोड़ी टैक्स लेंगे आप, ठीक है जी, खाना पीना आज भी फ्री है। सर खुला पनीर लेके खा रहे हो, खुला दही लेके खा रहे हो, मिल्क डेयरी से खरीद के खुला पी रहे हो, सर कोई टैक्स नहीं देना। ऐसे ही बेसिक कॉस्मेटिक्स पर, ठीक है जी, चूड़े पर, बेसिक बिंदी जो होती है, काजल, थोड़ा बहुत बेसिक कॉस्मेटिक्स पर भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप खाने पीने की ब्रांडेड चीजें कंज्यूम करना चाहोगे, ठीक है जी, उस पर 5% टैक्स है। सरकार को लगता है तुम ब्रांड खा सकते हो, फिर टैक्स देने में क्या हर्ज है, ठीक है जी, मैं तो डोमिनोज में पिज्जा खाऊंगा भैया, ठीक है 5% दे ले, फिर हर्ज क्या है, जब तू ब्रांड खाएगा फिर दिक्कत क्या है, ठीक है जी। मैं तो खुला आटा खाता नहीं, मैं तो आशीर्वाद आटा ही खाता हूँ, भैया खा फिर 5% टैक्स दे, ब्रांड खाना है तो। मैं तो बटर नहीं खाता, खुला अमूल बटर चाहिए मुझे, भैया फिर 5% टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है। जब ब्रांड खाने का शौक है तो 5% खर्चने का भी शौक होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप कोई भी लग्जरी बाय करते हैं तो 28% के लिए तैयार हो जाए, ठीक है जी, मैं तो 20 लाख की गाड़ी परचेस करूंगा, मुझे तो कर्व टीवी चाहिए अपनी कोठी में, ठीक है जी, कोई भी लग्जरी लगाओगे बेटा, जब लग्जरी खरीद सकता है तो 28% जीएसटी देने में कभी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी बेटा। बाकी ये जो 12 और 18% टैक्स रेट है, इन्हें हम स्टैंडर्ड टैक्स रेट बोलते हैं। जब बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एवरेज टैक्स रेट है वो 15% है, ऑल ओवर वर्ल्ड एवरेज टैक्स रेट जो था 15% था, सरकार ने कहा हमें भी 15 चाहिए, पर हम 15 को कोई ना रेट नहीं दे रहे, हम ना 12 और 18 दे रहे हैं रेट, ठीक है जी, 12 और 18 की एवरेज 15 ही है। सरकार ने कहा आधी आइटम 12 में डाल देंगे, आधी आइटम 18 में डाल देंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है सरकार के पास भी। बहुत सारी आइटम 12 में रह गई, बहुत सारी आइटम 18 में रह गई, 60,000 से ज्यादा गुड्स और सर्विस इंडिया में बेचे और खरीदे जाते हैं, 60,000 से ज्यादा। बहुत कम पोर्शन 0, 5 और 28 में है, ठीक है जी, 10,000 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी 50,000 में 25,000 यहाँ पड़े हुए हैं, 25,000 यहाँ पड़े हुए हैं, इनका सरकार के पास भी कोई लॉजिक नहीं है, इन्हें हम स्टैंडर्ड टैक्स रेट बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा कुछ स्पेशल टैक्स रेट भी हैं, पर बेटा उनकी चर्चा आपके लिए भी जरूरी नहीं है, अभी आप उस चीज के लिए बने नहीं हो, आप कौन सा जीएसटी में कोई मास्टरी करते हो, ठीक है जी। जैसे कि मैं वैसे बोल के खत्म कर रहा हूँ बेटा, जितने ज्वेलर्स हैं उनके ऊपर 3% जीएसटी लगता है, ठीक है जी। और अगर मैं और चीजों की बात करूं जैसे कि टबैको या टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करूं, तो बेटा वहां 200% सेस और है, 28 के साथ 200 और 228% टैक्स लगता है टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट पर, ठीक है जी। पर जरूरी नहीं है हमारे लिए जानना, अभी छोड़ देते हैं उसको, ठीक है जी। बेटा जीएसटी में दो तरीके की सप्लाईज होती हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, ठीक है जी। आप यूपी के पर्सन हो, यूपी के ही पर्सन को सामान बेच रहे हो, तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाईज है। जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज होंगी बेटा, दो टैक्स लगेंगे जीएसटी में, वन इज सीजीएसटी एंड अदर वन इज एसजीएसटी, और दोनों लगेंगे आधे आधे। यानी कि अगर आप कोई 18% वाली आइटम बेच रहे हो तो 9 और 9 टैक्स देना है, सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9। अगर आप 28% वाली आइटम बेच रहे हो तो 14 14 देना है, अगर आप 12% वाली आइटम बेच रहे हो तो 6 6 देना है, ठीक है जी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाईज आपकी हैं तो बेटा एक टैक्स लगता है नोन एज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेटा ये पूरा देना पड़ता है। यानी कि अगर आप यूपी के रेजिडेंट और उत्तराखंड के किसी पर्सन को सामान बेच रहे हो तो बेटा आप आईजीएसटी दोगे कितना, अगर 18% वाली आइटम है पूरा आईजीएसटी 18 का 18%, ठीक है जी। 28 वाली आइटम है तो पूरा 28 आईजीएसटी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी की स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, अभी तक जितनी बात बोली सब समझ में आई, आगे बढ़ जाए। बाबू जीएसटी में डिसीजन मेकिंग कौन करता है, लास्ट टाइम हमने इसकी बात करी थी, जीएसटी में डिसीजन किसका होता है बेटा, जीएसटी का कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कि मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए एक बात बोलता हूं, जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनी, ठीक है जी, मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट जितने भी है, मेडिसिन जो है, इनके ऊपर काफी, कईयों के ऊपर 5% टैक्स है, कईयों पे 12% है, ठीक है जी। तो सरकार ने कहा
कि भाई वैक्सीनेशन पर टैक्स, और लोग भी हंगामा कर देंगे वैक्सीनेशन पर टैक्स, इसको भैया टैक्स फ्री करना था। अब डिसीजन कौन लेगा कि इसको टैक्स फ्री करा जाए? बेटा जीएसटी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी में डिसीजन किसके चलेंगे बेटा? जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूं बेटा। सबसे पहले कोई भी हमारे यहाँ पर स्टेट है, कोई भी स्टेट है, हर स्टेट के पास ना, हर स्टेट डिवाइडेड है मिनिस्ट्री में, और हमारा सेंटर भी डिवाइडेड है मिनिस्ट्री में। आपने नाम सुने ही है, लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और रेलवे मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इन सबको लीड करता है बेटा एक एक मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। पता है ना जी ये बातें? तो ऐसे ही सेंटर डिवाइडेड है, ऐसे ही सारी स्टेट डिवाइडेड है। तो बेटा सेंटर की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे यहां पर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है जी बाबू, ये चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की, ठीक है जी, ये चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की। और 29 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, 29 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके मेंबर है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर आपस में वोट करके डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बनेगा वाइस चेयरपर्सन, ठीक है जी। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमेशा जो मर्जी बने फ्यूचर में वही चेयरपर्सन बनेगा जीएसटी काउंसिल का। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, और जो 29 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपस में बेटा वोट करके डिसाइड करते हैं वाइस चेयरपर्सन कौन होगा। समझ में आई ये बात? पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा बेटा फाइनेंस से जुड़े हुए और लोग भी, ठीक है जी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इसके अलावा और बहुत लोग मेंबर होते हैं, पर जितना आपके लिए जरूरी है मैं उतना बता देता हूँ, ठीक है जी। तीसरी बात बेटा, कैसे डिसीजन होता है जीएसटी काउंसिल में? बेटा 75% वोट, बड़े काम की बात बोलूंगा मैं, सुनते जाना, अगर 75% वोट एक जगह पर पड़ जाए तो बेटा डिसीजन हो जाता है। लेकिन अकेले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास 33% वोट है। 33% वोट किसके हाथ में? अगर निर्मला सीतारमण जी ने किसी तरफ वोट कर दिया तो 33% वोट आ गए, ठीक है जी। और सारी स्टेट के पास मिलाकर 67% वोट है, यानी कि 1/3 वोट इनके पास है और 2/3 वोट सारी स्टेट के पास है। मतलब लॉ देखो कितना खतरनाक तरीके से फ्रेम किया गया भाई। ये ना एसी रूम में बैठ के चीखने वाले बहुत हैं तुम्हारे यहाँ पर, जो न्यूज चैनल पे आएंगे भाषण देके चल देंगे, उन्हें कहे ना लॉ में कमी ढूंढ के दिखाए, अनपढ़, हम इन्हें ढूंढ सकते। इतना तरीके से लॉ फ्रेम किया गया। आप देखो ताकत, देखो लॉ की, 1/3 वोट इसके पास, 2/3 वोट स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर के पास, ठीक है जी। कितना डिसीजन लेने के लिए कितने वोट चाहिए? 75%, यानी कि सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर एक तरफ हो जाएं और कहें हम तो ये करना चाहेंगे, कर नहीं सकते। 66% वोट है, 67% वोट है। और अकेले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का मैं तो ये करूंगी और करूंगी ही करूंगी, वो भी नहीं कर सकती, 33% वोट है। यानी कि सबको एक जगह पे एक चीज पे एग्री होना पड़ेगा तभी तो डिसीजन लिया जाएगा, वरना 75% वोट इकट्ठे ही नहीं होंगे कहीं पर भी। क्या लोग की फ्रेमिंग है यार, देखो तो सही तुम। समझ में आती है जी बात, कैसे डिसीजन होता है जीएसटी काउंसिल में? आई होप ये मैंने बात क्लियर कर दी अच्छे से। अब आ जाओ बेटा, सिर्फ बुक का कुछ मुद्दा है, पहले ये पढ़कर खत्म करते हैं बेटा। 1 to लेकर पॉइंट 8 तक प्रॉब्लम आएंगी, मैं बिल्कुल श्योर हूं आएंगी, टेंशन मत लेना। आप सारा पढ़ते जाओ, प्रॉब्लम दिमाग में रखते जाओ, जब 8 तक पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम बता देना, हर चीज का समाधान हो जाएगा। पढ़ के फटाफट से खत्म करो। बताओ जी, पॉइंट नंबर 7 से पहले किसी की कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 7 से पहले किसी की कोई प्रॉब्लम? कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। मैं थर्ड पॉइंट की एक बात कर देता हूं बेटा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब हमेशा बेटा ये देखा जाएगा गुड्स जा कहां रहा है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। बात बड़ी सिंपल सी है, आप यूपी के रेजिडेंट हो, अगर गुड्स यूपी में जा रहा है, डेस्टिनेशन यूपी है, तो ये इंट्रा स्टेट बना ना, इंट्रा स्टेट बना इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर आप यूपी के पर्सन हो लेकिन गुड्स उत्तराखंड जा रहा है
अगर डेस्टिनेशन में स्टेट बदल गई तो आईजीएसटी लगेगा ना, इसलिए डेस्टिनेशन देखना जरूरी है ना, इसलिए जीएसटी को बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन के हिसाब से टैक्स लगता है यहाँ पर। समझ में आया केशव? बाकी सबको जिसकी भी प्रॉब्लम थी क्लियर हुआ क्या मतलब है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का? 7 पॉइंट से पहले किसी की अब कोई परेशानी है तो पूछ सकता है बेटा। बस 7th एक्सप्लेन करूं? चलो जी बेटा 7th एक्सप्लेन करते हैं। कहता है एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एससीजेड आर जीरो रेटेड। मैं इस चीज को ना बड़ा डिटेल में बता दूंगा, बस थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है जी, पहले एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, थोड़ी सी बात करूंगा, एससीजेड की बात करूंगा, थोड़ी ज्यादा करूंगा। बेटा एक्सपोर्ट्स को बोला गया, एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड किया गया। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। वैसे तो आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बात मुझसे सुन ली है, ठीक है जी, जिनको याद नहीं आ रही वही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि आपने इंडिया में कोई गुड 100 रुपए का बनाया, ठीक है जी, सुनते जाना काम की बात। अमेरिका ने वो गुड्स 110 रुपए में बनाया, सस्ता किसने बनाया? इंडिया ने। बिकना किसका चाहिए? इंडिया का। ठीक है जी, बिकना तो प्रैक्टिकल इंडिया का चाहिए, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, मान लो इंडियन गवर्नमेंट का भैया इसके ऊपर 12% टैक्स है, हमें तो टैक्स चाहिए 12% जीएसटी। चलो ठीक है जी, आपने 12 दे दिया, ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 112 का तो इंडिया में ही हो गया। अब आपने यूएसए के लिए भेज दिया, ठीक है जी, रास्ते में किराया भाड़ा लग गया 3 रुपए प्रोडक्ट, ठीक है जी, यानी कि 115 का पहुंचा अमेरिका में। जब 115 का यहाँ पहुंचा तो यूएस से गवर्नमेंट ने कहा लाओ जी अब इम्पोर्ट ड्यूटी लाओ, ठीक है जी, 10 रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी है, यानी कि प्रोडक्ट कितने का पहुंचा? 125 का। क्या आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पहुंचा? क्या कंपटीशन दे पाएगा? सर कभी भी नहीं दे पाएगा। इसलिए खाली इंडिया नहीं, कोई भी देश अपने एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं देता, क्योंकि एक्सपोर्ट पे टैक्स देने का मतलब है डबल टैक्स। पहले आप यहाँ टैक्स लगाओगे, जैसे ही दूसरे देश में पहुंचेगा वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा। 2 बार नहीं लग गया टैक्स? 2 बार लग गया टैक्स, तो आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बचेगा कहां? इसलिए बेटा जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं जीएसटी सरकार अपना छोड़ देती है, कहती है हमें कोई जीएसटी नहीं चाहिए। समझ में आएगा? क्लियर बात? अब बेटा एससीजेड क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बेटा देश के अंदर ही होते हैं एससीजेड, पर इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। एससीजेड को सामान बेचना मतलब ऐसे मानना जैसे एक्सपोर्ट करना। उसका भी कारण है, मैं बता देता हूं क्यों, सुनना काम की बात। मान लो बेटा नोएडा में कोई जगह सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ये एससीजेड है, ठीक है, तो वो एससीजेड में जितना भी सामान बनता है पाई पाई उसकी एक्सपोर्ट होती है, इंडिया में कोई सामान नहीं बेच सकता। एससीजेड में बना हुआ सामान इंडिया में नहीं बिक सकता। ठीक है जी, ये बात समझ में आए? अब बेटा अगर आपने ही एससीजेड को रॉ मटेरियल बेचा है, कोई फैक्ट्री है जिसको आपने रॉ मटेरियल बेचा, आपको बिल्कुल हिदायत दी जाती है बिल्कुल वैसे मानना जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, टैक्स मत लेना। अच्छा अगर आप टैक्स लोगे तो क्या होगा, मैं आपको परेशानी दिखा देता हूँ, प्लीज काम की बात है सुन लेना। ठीक है जी, मान लो बेटा आपने 90 रुपए का वो रॉ मटेरियल बेचा, मैंने कहा था ना मैं इसकी डिटेल बात करूंगा, सीए वाली बात कर रहा हूं। अब समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं समझ में आए तो इग्नोर कर देना, मेरा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं समझा दूं। ठीक है जी बाबू, 90 रुपए का आपने कोई सामान बेचा, मान लो इसके ऊपर जीएसटी है 5%, ठीक है जी, 5% मतलब 4.5 रुपए का जीएसटी, और मान लो अगर आप जीएसटी चार्ज कर दो तो क्या परेशानी आ जाएगी? बेटा आपने 94.5 रुपए का एससीजेड में बेच दिया, इन्होंने 94.5 रुपए का खरीदा आपसे, ठीक है जी। आपको पता है जीएसटी में छूट लेने का क्राइटेरिया क्या है? सरकार कहती है परचेज के टैक्स की छूट दे देंगे अगर सेल पर टैक्स देगा तो, तभी तो परचेज के टैक्स की छूट देंगे जब तू सेल पे टैक्स देगा। याद आ रही है मेरी बात? जीएसटी प्रैक्टिकल कराता हूं तब भी यही लाइनें बोलता हूं हमेशा। ठीक है जी, अगर आप सबने अकाउंटिंग फॉर जीएसटी पढ़ा है तो बेटा जब आप इनपुट क्लेम करते हो ना, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है, ये इनपुट तभी दे रहे हैं अगर आप आउटपुट पर टैक्स दोगे तो। ठीक है जी, अब सुनना काम की बात बेटा, लेकिन इसने प्रोडक्ट क्या करना है? एक्सपोर्ट, तो ये आउटपुट पर टैक्स देगा? फटाफट से बताओ भाई, इसने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आउटपुट पे टैक्स देगा? आउटपुट पे टैक्स देगा नहीं, तो क्या इसको इनपुट की छूट मिलेगी? इनपुट की छूट नहीं मिलेगी। अगर इसको इनपुट की छूट नहीं मिलेगी, ये क्या समझेगा, मुझे सामान कितने का पड़ा? 94.5 रुपए का सामान पड़ा मुझे, अब मैं उसके हिसाब से मार्जिन चार्ज करता हूं। सर अगेन आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पहुंचेगा, टैक्स तो जुड़ ही गया ना, टैक्स तो जुड़ ही गया ना। ये 4.5 रुपए का टैक्स जो आपने पे करके आए पीछे, वो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया आपकी कॉस्ट में? इसलिए सरकार पता है क्या कहती है, जब भी एसईजेड को सामान बेचो इससे भी टैक्स मत लो,
यानी कि बिल्कुल वैसे ही मानो जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब मान लो किसी इंडियन ने नोएडा के ही किसी एस्टेट में सामान बेचा तो वो टैक्स नहीं लेता, 90 का ही बेच देता है। आपको सामान 90 का पड़ा, टैक्स नहीं जुड़ा। अब आप अपना थोड़ा सा मार्जिन जोड़ो और यूएसए में पहुंचा दो सामान, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पहुंचेगा। बहुतों को समझ आ गया होगा जिन्होंने प्रयास किया होगा समझने का। ठीक है जी। पता कब पता लगा था मुझे? सीए फाइनल में। मुझे कोई बता देता 11th क्लास में, मैं मान जाऊं। मैं आज भी कह रहा हूं शहर का कोई टीचर तुम्हें ये बात समझा दे तो मैं उसको भी मान जाऊं। ये कोई, तुम्हें क्या लगता है 11th क्लास का कंसेप्ट होगा जीएसटी का? ये वाला इतना डिटेल लेवल का ये नहीं है बेटा, यहाँ की बात नहीं है, ये सीए फाइनल की बात है। क्लियर है जी? मैंने इसलिए कहा था कि मैं बता जरूर दूंगा, अगर आपको समझ आए तो रख लेना, नहीं आए तो इग्नोर कर देना। बात क्लियर? जीएसटी काउंसिल, एक आध मिनट की बात है बेटा, पढ़ दो। पहली और दूसरा पॉइंट पढ़ना जीएसटी काउंसिल पे। देन फोर्थ पॉइंट पढ़ना, क्वारम इज 50% ऑफ टोटल मेंबर। किसी को पता है क्वारम क्या होता है? क्वारम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर जो मीटिंग अटेंड करने चाहिए। मान लो मैंने अभी आपको बताया कि कितने लोग हैं जीएसटी काउंसिल में मेंबर, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और 29 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, मान लो और कोई नहीं है। टोटल कितने लोग हैं? 30। क्वारम कितना है? 50%। यानी कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मीटिंग में 15 लोग नहीं हुए तो क्वारम नहीं हुआ। 30 का 50%, 15 ना। क्वारम नहीं हुआ यानी कि उस दिन मीटिंग एडजर्न करनी पड़ेगी, आपको उठना ही पड़ेगा, कुछ कोई डिसीजन नहीं ले सकते आप। ऐसा क्यों डिसाइड किया लॉ ने? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों डिसाइड करा लॉ ने? ऐसा लॉ ने इसलिए डिसाइड किया होगा, कहीं पता लगे किसी दिन किसी कुछ स्टेट में कुछ, मान लो कोई त्योहार चल रहा है, ठीक है जी, और जान के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर नोटिस निकाल दे जी इसी दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, वो पहुंच नहीं पा रहे, आप 5-4 जने पहुंचे, आपने एक डिसीजन लिया और भैया इंप्लीमेंट कर दिया, ये ना हो जाए इसीलिए बोला गया क्वारम कम से कम 50% है। 50% तो मेंबर आने चाहिए तभी मीटिंग चल सकती है, वरना जीएसटी काउंसिल की कभी कोई मीटिंग नहीं चल सकती। ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों पॉइंट पढ़ दो, बस मेरा काम हो जाएगा। सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट दोनों पढ़ दो। स्टेट के पास कितना वोट है, सेंटर के पास कितना, और डिसीजन कितने वोट से लिए जाएंगे, ये बातें मैं समझा चुका हूं। ठीक है जी, क्लियर? रखते हैं आज के लिए इतना ही है, फिर बाय बाय।